Hello everybody, welcome to the channel सरल सीखो. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. हम कोई आज चैप्टर नहीं पढ़ेंगे. हम लोग आज एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे. ठीक है, बेसिकली एक सैम्पल पेपर जो पूरा का पूरा ओरिएंटेड है हमारे मंथली टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए, और इसका सिलेबस भी कुछ उसी तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि मतलब हम इसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूड नहीं करेंगे. जो आपके मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग के चैप्टर 1, 2 ये जो रहते हैं ना, सो ऑन, जो आपके चांसेस रहते हैं कि आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, सिर्फ वही हम लोग जो हैं उसे करने वाले हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से. एक मिनट. सबसे पहले हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्स पेपर्स देखे भी होंगे. तो हमारी बेसिकली जो इंग्लिश का जो एग्जाम होता है वो बेसिकली 3 मेन सेक्शंस में डिवाइडेड होता है. सबसे पहले हमारा रीडिंग सेक्शन होता है जिसमें हम अनसीन पैसेज वगैरह ये सब सॉल्व करते हैं. उसके बाद हमारा राइटिंग का प्लस ग्रामर का सेक्शन होता है जिसमें हमारे कुछ जो छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं ग्रामर के वो आ जाते हैं, प्लस जो जितनी भी राइटिंग वाली फॉर्मेट है जैसे लेटर हो गया, नोटिस हो गया, लेटर टू एडिटर हो गया, स्पीच हो गई, डायरी एंट्री हो गई, ये डिपेंड करता है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं. ऑल्सो जो हम यहाँ पे कराने वाले हैं, अगर उसके अलावा आपके सिलेबस में कोई और एडिशनल चीज है जो आप चाहते हैं कि हम उसकी भी वीडियो अलग से डालें, तो आप कमेंट्स में हमें बता देना कि मैम डायरी एंट्री की आप वीडियो बना दो या जो भी ऐसे. और थर्ड पोर्शन आता है हमारा लिटरेचर में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स प्लस सीन पैसेजेस ये सारे आते हैं. तो अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रायोरिटी देखो, सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है हमारा सेक्शन ए. स्कोरिंग इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास पैसेज होता है ज्यादा. कोई अभी आप लोगों के लेवल में पे डिफिकल्ट पैसेज आता भी नहीं है, तो हम लोग आसानी से आंसर कर पाएंगे. ऑल्सो जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं उसे तो सबसे ज्यादा सेक्शन ए को टारगेट करना चाहिए. और सेकंड हमारा सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट सेक्शन होता है लिटरेचर वाला, सेक्शन सी. हमने सारे चैप्टर्स पढ़े होते हैं, हमें सबके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, और ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स का होता है. 40 मार्क्स का ये होता है. यहाँ पे थोड़ी नंबरिंग गलत होगी, अगर मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं तो ये में भी 20 मार्क्स का होगा. तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी होता है लिटरेचर, और सबसे ज्यादा मार्क्स भी यहाँ से आ जाते हैं. तो आप ये कुछ सेक्शंस हैं टारगेट कर सकते हैं कि जैसे लाइक करने तो सभी हैं पर लाइक इनमें से नंबर नहीं कटने चाहिए ऐसा. तो सेक्शन ए हमारा अनसीन पैसेज का होता है, तो हम एक बार अनसीन पैसेज को पढ़ते हैं. ओके, हाँ. In the green hills of Meghalaya, nature and human creativity come together in a remarkable way. The Khasi and Jaintia communities have traditionally created bridges using the living roots of rubber fig trees. तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जब भी हम कोई अनसीन पैसेज पढ़ेंगे तो उसका क्या क्या आपको स्टेप्स लेने होते हैं. तो सबसे पहले आप क्या करो, एक बार जितना भी अनसीन पैसेज है, या तो आप आपके पास स्टेप है, या तो आप पूरा का पूरा अनसीन पैसेज ना गो थ्रू कर लो. ठीक है, पूरा का पूरा अनसीन पैसेज जो है वो गो थ्रू कर लो, मतलब एक बार रीड कर लो, तो आपको समझ में मतलब इतना आइडिया लग जाएगा कि अगर हमें मान लो खासी एंड जयंतिया कम्युनिटीज से आया तो आप बोलोगे ये पैराग्राफ 1 में पढ़ा था. फिर अगर ब्रिजेस के बारे में आया तो आप सोच लोगे ये पैराग्राफ 2 में पढ़ा था. इतना आपका वो हो जाएगा याद. अगर ये नहीं है करना है आपको, तो आप सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चंस गो थ्रू करो. क्वेश्चंस गो थ्रू करने से क्या होगा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे जैसे कि एक्सेसिव टूरिज्म, ठीक है, लिविंग रूट ब्रिजेस, फिर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ऐसे करके हमारे पास कुछ क्या मिल जाएंगे, कीवर्ड्स मिल जाएंगे. और वो कीवर्ड से हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि अच्छा ये इस पैराग्राफ का था, ये इस पैराग्राफ का, ऐसा. क्लियर. तो हम पहले अभी क्योंकि हमारा जो पैसेज है वो क्वाइट छोटा है, तो हम पहले पैसेज रीड करेंगे. इन द ग्रीन हिल्स ऑफ मेघालय नेचर एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी कम टुगेदर इन अ रिमार्केबल वे. ठीक है, ये मेघालय की बात हो रही है कि ह्यूमन और नेचर दोनों ने साथ में मिलके एक बहुत ही रिमार्केबल चीज करी हुई है. क्या है, जो खासी और जयंतिया कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटीज हैव ट्रेडिशनली क्रिएटेड ब्रिजेस यूजिंग द लिविंग रूट्स ऑफ रबर फिग ट्रीज. जो खासी और जयंतिया कम्युनिटीज हैं ये ब्रिजेस बनाती हैं किससे,
रबड़ फिग ट्रीज से, ये एक टाइप के ट्रीज होते हैं। दीज ब्रिजेस आर नॉट बिल्ट ओवरनाइट, देयर रूट्स आर केयरफुली गाइडेड अक्रॉस स्ट्रीम्स एंड अलाउड टू ग्रो स्ट्रेंथन ओवर मेनी ईयर्स। ठीक है, ये फटाफट से एक रात में बनने वाले ब्रिजेस नहीं होते हैं। उन जो वो पेड़ है, रबड़ फिग ट्रीज है, उनकी जड़ों को उस डायरेक्शन में हमें वो स्ट्रीम करना होता है, उस डायरेक्शन में डायरेक्ट करना होता है, ताकि वो फिर ब्रिज की डायरेक्शन में ही जो रूट्स हैं वो ग्रो करें और बहुत सालों बाद जाके एक ब्रिज बनता है। ठीक है, मोर देन 100 years old. These living roots bridges are strong enough to withstand heavy rainfall and floods which are common in the region. मेघालय साइड बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो क्या होता है, ये ब्रिजेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो रेनफॉल और फ्लड्स को सस्टेन कर लेते हैं। अनलाइक ऑर्डिनरी वुडन ब्रिजेस, दे बिकम स्ट्रॉन्गर एज देयर रूट कंटिन्यू टू ग्रो। ऑर्डिनरी ब्रिजेस की तरह नहीं होते हैं ये, ऐसे ब्रिजेस होते हैं क्योंकि इनकी रूट्स ग्रो करती हैं तो ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। लोकल पीपल मेंटेन देम बाय गाइडिंग न्यू रूट्स एंड सपोर्टिंग द एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, लोकल जो वहाँ के लोग हैं वो उसे मेंटेन करते हैं और जो भी सपोर्ट करना होता है, मान लो कोई रूट में ब्रेकेज हो रहा है तो उसे सही कर दिया, ऐसा ऐसा। द ट्रेडिशनल नॉलेज हैज बीन पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ब्रिजेस बनाने की, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वहां पास होती जा रही है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूजफुल, द ब्रिजेस हैव बिकम एन अट्रैक्शन फॉर विजिटर्स। ठीक है, ये यूजफुल तो है ही, उसके साथ ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गया है। ये ब्रिजेस को देखने आते हैं टूरिस्ट travel to Meghalaya to see the unusual structure and the experience surrounding forests and villages. ठीक है, वहां का जो उस ब्रिज का जो अनयूजुअल स्ट्रक्चर है, क्योंकि रूट्स ग्रो हो रही हैं तो वो किसी भी डायरेक्शन में ग्रो हो सकती हैं। However, increasing number of visitors also create challenges. Excessive tourism can damage natural surrounding and disturb peaceful life of local communities. ये बात सही है कि जब बाहर से लोग आते हैं और एक्सेसिव टूरिज्म बढ़ता है तो वहाँ का जो नेचर है उनको भी, वहाँ नेचर को भी डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ता है और जो वहाँ लोग रहते हैं उन्हें भी डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ता है। दूसरा, ब्रिजेस पे लोड भी इंक्रीज होता है, तो ब्रिज खराब होने के भी बहुत वो होते हैं। Therefore, visitor must respect the environment. तो जो भी घूमने जाए उनको मतलब वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो कम्युनिटीज हैं उनको पीसफुली रहने दो, है ना, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ट्रेडिशन वाइल एक्सप्लोरिंग, हम एक्सप्लोर करें पर वहाँ की जो चीजें हैं उन्हें हम बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो ये अब हमने हमारा जो अनसीन पैसेज है वो पूरा पढ़ा। अब उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है। अच्छा, okay, now first question, the living roots bridges are a symbol of the dash between nature and human creativity. तो हमें बताना है कि ये जो हमारे लिविंग रूट सिंबल्स हैं ये किसका, वो जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं ये किसका सिंबल है। देखो, अभी हमने पढ़ा है कि नेचर एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी हैव कम टुगेदर रिमार्केबल वे। तो देखो कि जहां पे नेचर और ह्यूमन क्रिएटिविटी दोनों साथ में मिलकर आई है, तो ये किसका सिंबल है, ये हार्मनी का सिंबल है। ये दिखाता है टुगेदरनेस। या तो आप यहाँ हार्मनी लिख सकते हैं या आप यहाँ टुगेदरनेस लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है कि कैसे नेचर और ह्यूमन दोनों साथ में मिलकर उन्होंने क्रिएटिविटी। Why do the living root bridges become stronger over time? ठीक है, कैसे जो ब्रिजेस होते हैं वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं, क्यों? They are required with metal, they are repaired with metal, their roots continue to grow, they replaced every year, they are made from strong wood. तो ये हमने पढ़ा है, तो their roots continue to grow, उनकी रूट्स बढ़ती रहती हैं इसलिए वो स्ट्रांग होते चले जाते हैं। हाउ डू द लोकल कम्युनिटीज मेंटेन द लिविंग रूट ब्रिजेस? लोकल कम्युनिटीज कैसे ब्रिजेस को मेंटेन करती हैं? तो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा है कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो रूट्स को मतलब गाइड करके या फिर कुछ सपोर्ट, जो एग्जिस्टिंग रूट्स हैं उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करके मेंटेन करती हैं। अच्छा, ये हमने अगर आप लोगों ने ये पहली बार देखा है ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो हम बता देते हैं ये असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। ये अभी सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस करे हैं, मतलब हो गए हैं कुछ 1-2 साल। तो इसमें क्या होता है, हमें एक स्टेटमेंट गिवन होता है जिसमें वो उसको हम कहते हैं असर्शन, और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें एक रीजन गिवन होता है जो उस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करता है। अगर वो उस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है तो वो उसका करेक्ट रीजन है। एक चांस तो ये हो गया कि वो रीजन जो है वो स्टेटमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है।
दूसरा क्या होता है पॉसिबिलिटी कि वो क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि स्टेटमेंट ही गलत हो। और चौथी पॉसिबिलिटी होती है कि रीजन ही गलत हो। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो हम पहले असर्शन पढ़ते हैं। लिविंग रूट्स ब्रिजेस आर वेल सूटेड टू द क्लाइमेट ऑफ मेघालय। कि जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं वो बहुत ज्यादा सूट करते हैं, मतलब जो वहां का क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और their roots can be withstand heavy rainfall and floods and became stronger as they grow। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट अभी अभी हमने इस पैराग्राफ में पढ़े थे कि एक तो ये वो कर लेते हैं, एक तो ये फ्लड्स वगैरह सारे मतलब टॉलरेट कर लेते हैं, सबको झेल लेते हैं, और ये जो क्लाइमेट है वो बहुत सूट करता है उस पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कि बोथ असर्शन एंड रीजन, दोनों स्टेटमेंट और रीजन दोनों ही सही हैं, और स्टेटमेंट जो रीजन है वो स्टेटमेंट ए को प्रूव भी कर रहा है। ओके, now moving on, what problem can excessive tourism create for the people, for the local people and the environment। तो अभी हमने पढ़ा था कि excessive tourism क्या कर सकता है, वहां का जो नेचुरल सराउंडिंग है, वहां का जो नेचुरल सराउंडिंग है उसे डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। नेचुरल सराउंडिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। ओके, उसके बाद जो वहां की कम्युनिटीज पीसफुली रह रही हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। वहां की जो कम्युनिटीज रह रही हैं पीसफुली, उनको भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब लोग आपके पास कहीं कहीं दूसरे शहरों से आपके आसपास चीजों को देखने आते हैं तो हमें डिस्टरबेंस होता ही है, ठीक है। कैन डैमेज द एक तो कम्युनिटीज को डिस्टरबेंस क्रिएट होगा और नेचुरल सराउंडिंग को डैमेज कर सकते हैं लोग। जैसे ही देखो हम कभी भी देखते हैं डैमेज, हाँ हम कभी भी देखते हैं कोई भी एक ऐसी चीज है जहां पे टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाता है, तो बच्चे वहां पे क्या बोलते हैं, वहां पे डैमेज होना, मतलब डैमेज होना निश्चित होता है, क्योंकि लोग आते हैं और बहुत सारे लोगों को होता है, नहीं होते हैं, थोड़े बहुत ऐसे सेंसेस नहीं होते हैं लोगों के पास कि वो किसी चीज को, अगर टूरिस्ट साइट पे जा रहे हैं, वो किसी चीज को देखने जा रहे हैं तो सिर्फ उसे देखें, नहीं, वो ऐसा नहीं करते। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे भी ऐसे हैं जो इंडिया में ही कोई ऐसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं या ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं जिनको हमें बहुत ही तमीज से विद फुल ऑफ, मतलब हमें बहुत ही एकदम मैनर वाले इंसान जैसा जाना होता है, वहां बिहेव करना होता है, हमें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी समझ के सब कुछ को डैमेज नहीं करना होता, पर ऐसा लोग नहीं समझते। तो इसलिए वहां का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उन्हें हार्मफुल, उन्हें बहुत सारी तकलीफ हो सकती है, और जो वहां पे कम्युनिटीज रहती हैं उन्हें डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ सकता है। सो ये आंसर हो गया इसका। ओके, अब ये देख लेना, आप एक बार ये देख लेना कि ये जो क्वेश्चन है अनसीन पैसेज के, ये बिल्कुल भावनाओं में बह के नहीं लिखने हैं कि 6-6, 7-7 लाइन आप लिख रहे हैं अगर आपको आंसर आता है, नहीं, ये सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। तो आप मैक्सिमम 2 और 2.5, इससे ज्यादा लाइन्स आपको नहीं लिखनी है, अंडरस्टैंड। 2 लाइन्स तो मैक्सिमम हो जाती हैं। 2 लाइन अगर आपने बिल्कुल सटीक आंसर लिखा है, एकदम एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट आंसर लिखा है, तो उसमें आपको 1 मार्क मिलेगा। व्हाई इज द नॉलेज ऑफ मेकिंग लिविंग रूट्स ब्रिजेस कंसिडर वैल्यूएबल। क्यों जो नॉलेज है वो, मतलब जो ब्रिज बनाने की जो नॉलेज है उसे वैल्यूएबल क्यों कंसीडर करा गया है, तो क्यों करा गया है कंसीडर, क्योंकि ये ट्रेडिशनल नॉलेज है। कौन सी नॉलेज है, ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, और ट्रेडिशनल, इस नॉलेज को जनरेशन टू जनरेशन पास करा जा रहा है। ये नहीं कि एक ने बनाया और वो ब्रिज टूरिस्ट स्पॉट बन के रह गया, नहीं, अभी भी आगे जो आने वाली जनरेशन है और जो जनरेशन चल रही है वो अभी भी ये चीज फॉलो कर रही है। तो द नॉलेज इज वैल्यूएबल बिकॉज इट इज ट्रेडिशनल नॉलेज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये इसीलिए वैल्यूएबल है ये, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज है, किसी ने नहीं सोचा होगा, पर वहां के जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने ये आइडिया सोचा, और फिर अब वो जनरेशन टू जनरेशन पास भी हो रहा है। ओके, नाउ हाउ डू द ब्रिजेस अट्रैक्ट टूरिस्ट टू मेघालय। कैसे जो, मतलब टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट होता है, क्योंकि देखो क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ही अनयूजुअल सा ब्रिज होता है। बहुत सारे हमने देखे हैं ब्रिजेस, नॉर्मली ब्रिजेस सीमेंट, वुड और इन सब के बनते हैं, पर ये जो ब्रिजेस हैं ये ट्रीज की रूट से बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमने ये अनयूजुअल चीज देखी है कि यहाँ पे लोगों का जो दिमाग है क्रिएटिव, कि हम रूट्स की हेल्प से ब्रिजेस बना सकते हैं, वो, और जो रूट्स एज अ नेचर का पार्ट है, तो वही ह्यूमन
और नेचर की क्रिएटिविटी मिक्स हो गई, तब जाके ये ब्रिज बना है। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव स्पॉट है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि अनयूजुअल लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि फॉरेस्ट के आसपास ऐसा ऐसा होता है। ओके, और मतलब यहाँ पे मिनट, यहाँ पे रूट्स ने और वो जो ह्यूमन है उनके माइंड ने, यहाँ पे दोनों ने मिलके, नेचर और ह्यूमन ने साथ में वर्क करा है। ओके, नाउ अब फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑर्डिनरी फ्रॉम पैराग्राफ 3। जो पैराग्राफ 3 है उसमें से हमें एंटोनिम निकालना है। ओके, आई होप आप सबको एंटोनिम का मतलब पता होगा। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट होता है, और ऑर्डिनरी का ऑपोजिट अगर हम देखें तो देखो, ऑर्डिनरी का अगर हम ऑपोजिट देखें तो हमने ये पढ़ा था, यस। और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिक, तो यही इसका एंटोनिम हो जाएगा। ऑर्डिनरी यानी बिल्कुल नॉर्मल, कैजुअल सा, कॉमन सा कोई कुछ, और यूनिक यानी डिफरेंट थोड़ा सा। तो ऑर्डिनरी का जो ऑपोजिट है या एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा, यूनिक। ओके, नाउ मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ लिविंग रूट ब्रिजेस दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी ब्रिजेस। तो ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं जो नॉर्मल ब्रिजेस से इन ब्रिजेस को डिफरेंट बनाते हैं। तो सबसे पहला फीचर तो यही है कि ये किससे बन के मिले हैं, ये रूट्स, ट्रीज की जो रूट्स हैं उनसे बने हैं। यूजुअली जो ब्रिजेस होते हैं वो सीमेंट और वुड वगैरह से बनाए जाते हैं। सेकंड फीचर क्या है कि जैसे जैसे रूट्स ग्रो करती जाती हैं वैसे वैसे ये ब्रिजेस स्ट्रांग होते चले जाते हैं। जैसे जैसे रूट्स ग्रो करती हैं वैसे वैसे ये ब्रिजेस जो हैं वो स्ट्रांग होते चले जाते हैं। क्लियर? तो ये इनके 2 फीचर हो गए। ओके, नाउ मूविंग ऑन, ये कर लिया हमने। तो देखो, हमने सारा जो हमारा अनसीन पैसेज का जितना भी चीजें थी वो सब हमने कर ली। अब पता है इससे आपको 2 चीजें देखने को मिली। अगर आप एक बार में अनसीन पैसेज बहुत ही ध्यान से, फुल ऑफ कंसंट्रेशन से पढ़ लें तो आपको दोबारा उसे रीड करने का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप हमेशा एग्जाम में ध्यान रखें, जब भी आप एक बार अनसीन पैसेज पढ़े ना तो इसे इतना ध्यान से पढ़े कि आपको एक एक वर्ड, मतलब ऐसे नहीं कि आप जल्दी 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 पढ़ रहे हैं, नहीं, हर एक एक मीनिंग को अपने दिमाग में डिकोड करते जाओ। थोड़ा आपको टाइम लगेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे जिनको एकदम से इतना जल्दी नहीं समझ में आता होगा, तो बच्चे आप ये करिए, क्योंकि 10th में तो आपको वैसे भी ये चीज फेस करनी है। अगर आप 9th से कैसे भी निकल गए तो आप अभी से ही अनसीन पैसेज को पढ़ना शुरू करिए, उनके क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। कभी आप फ्री होते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता करने को, तो आप बुक में से कोई अनसीन पैसेज उठा लीजिए। उसके बाद खुद, या तो अगर उसमें क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं है तो खुद से ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। ऐसे ही इंक्रीज होगा। रीडिंग स्किल्स आपको ऐसे ही इंप्रूव करनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ रीड करके। और अगर अनसीन पैसेज में फुल आउट ऑफ फुल के लिए रीडिंग स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? नाउ अब हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड पोर्शन है इस पेपर का, जो भी सेकंड पोर्शन होता है, विच इज सेक्शन बी, जिसमें हम राइटिंग स्किल्स और ग्रामेटिकल स्किल्स की बात करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें ग्रामर से शुरू होता है। तो हम देखेंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है कि हमें सब्जेक्ट को देखते देखते हमें वो डिसाइड करना है कि कौन सी वर्ब आएगी। ठीक है, आई होप आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा। बेसिकली जितना भी ग्रामर का टॉपिक होता है, हमेशा जो बुक के पीछे की एक्सरसाइजेज होती हैं, जो चैप्टर आ रहे हैं उनके पीछे की जो एक्सरसाइजेज होती है ग्रामर वाली, उनसे ही रिलेटेड होते हैं। तो आप उन्हें बिल्कुल भी, एटलीस्ट एग्जाम टाइम में तो उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। ओके, अगर अनटिल एंड अनलेस आपके पास, जैसे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ऐसे होते हैं या बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्रामर की एक अलग से बुक होती है, पर अगर आप बिल्कुल एनसीईआरटी, आपका स्कूल पूरी प्रॉपर एनसीईआरटी फॉलो करता है, तो एनसीईआरटी ऐसी कोई स्पेशल बुक नहीं होती है। बस जो एग्जाम वो चैप्टर होते हैं उनके पीछे ही ग्रामर होती है, तो हमें उनसे ही करना पड़ता है। ओके, तो और अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं ग्रामर अलग से पढ़ने के लिए, तो यू कैन परचेज अलग से। ओके, तो सबसे पहले हमें ये कुछ 2-3 लाइंस गिवन है और हमें ये उन ऑप्शन से हमें ये डिसाइड करना है। बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द सिटी पुलिस हैव डैश टू डैश स्टर्न एक्शन अगेंस्ट ड्राइवर्स अटेम्प्ट टू ओवरटेक फ्रॉम लेफ्ट सिटी रोड्स ऑल ड्राइवर्स हु दिस रूल विल बी पनिश्ड। जो भी ये था, अब हम यहाँ पे जो डैश डैश है उन्हें फिल करेंगे। तो द सिटी पुलिस हैव डैश,
तो क्या आएगा, द सिटी पुलिस हैव डिसाइड, द सिटी पुलिस हैव डिसाइड्स, द सिटी पुलिस हैव डिसाइडेड, और द सिटी पुलिस हैव डिसाइडिंग। तो यहाँ पे दो टाइप के बच्चे होते हैं। पहले बच्चे वो होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि पढ़ने में जो अच्छा लग रहा है हम उसको टिक कर देंगे, ठीक है। दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जिन्हें एग्जैक्टली रूल्स मालूम होते हैं ग्रामर के। तो जो पहले बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमें पढ़ने में अच्छा लग रहा है हम वो टिक करेंगे, तो बच्चे ये आपके साथ मेजर मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ठीक है, सही होगा आपका आंसर। पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको जो पढ़ने में सेंटेंस अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, वो आप कर दोगे आंसर, पर उसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो कुछ और होगा। तो प्लीज इस पे मत जाना। बेसिक ग्रामर के रूल्स तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में भी हमें वो काम आते हैं, इंग्लिश बोलने में भी, ठीक है। ये बेसिक रूल है। तो यहाँ पे क्योंकि हैव आया हुआ है तो ये पास्ट टेंस में जाएगा। द सिटी पुलिस हैव डिसाइडेड, ठीक है, उन्होंने, पुलिस ने डिसाइड कर लिया है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 3, द सिटी पुलिस हैव डिसाइडेड टू डैश स्टर्न एक्शन अगेंस्ट ड्राइवर्स, ठीक है। तो क्या डिसाइड करा है, टू टेक एक्शन, टू टेकिंग एक्शन, टू या टू टेकन। तो देखो ये ऑप्शन तो थर्ड तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। ये तो कोई भी बता सकता है कि ये टू और टू, क्योंकि ये वाला TOO क्या होता है, मैं भी, या इसको इंक्लूड करना, और टू एक प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू टेक, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा, टू टेक स्टर्न एक्शन, यानी कि स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ड्राइवर्स, ठीक है। ड्राइवर्स हुज या हु, विच या दोज, हुज अटेम्प्ट टू ओवरटेक या हु अटेम्प्ट टू ओवरटेक, विच अटेम्प्ट टू ओवरटेक। तो यहाँ आएगा सेकेंड, हु अटेम्प्ट टू ओवरटेक, मतलब ये पुलिस डिसाइड कर रही है एक्शन लेने का, किसके अगेंस्ट, वो ड्राइवर्स के अगेंस्ट जो ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम एन या ए ओनली या दा। तो देखो यहाँ पे पहले तो ए एन दा तो आर्टिकल्स है, तो आपको सबको आर्टिकल्स का रूल पता होगा कि ये यहाँ पे लेफ्ट गिवन है, तो ए वो एन नहीं आ सकता, द भी नहीं आ सकता है। तो फ्रॉम अ या ओनली लेफ्ट, बताओ क्या आएगा। तो क्या आएगा यहाँ, फ्रॉम द, ठीक है। क्या आएगा यहाँ, फ्रॉम द। देखो ए और एन तो नहीं आ सकता है, तो देखो अटेम्प्ट टू ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट, इन, ओवर, ऑन या बाय, क्या आएगा, इन, ओवर, ऑन या बाय, लेफ्ट ऑन सिटी रोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड, लेफ्ट ऑन सिटी रोड्स। अटेम्प्ट टू ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट ऑन सिटी रोड्स ऑल ड्राइवर्स हु वायलेट या विटिटेट, वायलेंट या वायलेंस। तो वायलेंस करना या वायलेंस तो एक वो हो गया कि हम कोई वो कर रहे हैं ठीक है, मतलब कोई लड़ाई वगैरह कर रहे हैं। वायलेंट यानी कि जो हमारी फीलिंग है कि हम गुस्सा हो रहे हैं। वायलेट यानी कि तोड़ना होता है, वायलेट यानी कि तोड़ना, कि हम कोई रूल तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा सेकेंड ऑप्शन। ओके, सो द सिटी पुलिस हैव डिसाइडेड to take stern action against drivers who attempt to overtake from the left on city roads. All drivers who violate the rule will be punished. तो ये हमारा हो गया आंसर, वायलेट आएगा इसका, ठीक है। तो ये हम ऐसे ग्रामर पढ़ के कर लेंगे। ये बेसिकली आपके फुल में से फुल मार्क्स तभी आ सकते हैं जब आपको ग्रामर के प्रॉपर रूल्स पता हो। अगर आपको ग्रामर पोर्शन का कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो आप वो भी कमेंट में बता देना। ओके, रिकॉर्ड द जंबल वर्ड, रीऑर्डर द जंबल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। देखो फिर आते हैं आपके पास जंबल वर्ड्स, कि आपके जंबल वर्ड्स को पता होंगे कि आपको इधर उधर लेटर्स गिवन होंगे और आपको उनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में फ्रेम करना है। एक एग्जांपल देखो, जैसे कि केम स्लैश पैलेस गेट्स स्लैश ए स्लैश टू स्लैश बॉय स्लैश द बैगर, ठीक है। तो हमें इससे समझना होगा कि आंसर क्या है। अ बैगर बॉय केम टू द पैलेस गेट्स, ठीक है। नाउ अब देखो ए पार्ट है, jeered and laughed when the crowd requested to be let in. He, तो देखो क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको क्या हो सकता है। ही jeered बेसिकली मतलब एक जैसे हंसने का एक सिनोनिम है। तो सबसे पहले आ सकता है यहाँ पे ही, ठीक है। पहले हम प्रोनाउन लगा देते हैं, ही jeered and laughed। देखो ये आपको समझना ही पड़ेगा। ही jeered and laughed when the crowd requested to be let in.
ठीक है, he jeered and laughed when the crowd requested to be let in. ये हो गया हमारा, ये सेंटेंस हो गया. अच्छा, नेक्स्ट, to be let him in and he sprang, ordered the crowd to the gate. क्या होगा इसका? फिर से हम उससे स्टार्ट करेंगे, प्रोनाउन से. he sprang and he sprang to the gates. कहाँ गया गेट? हाँ, he sprang to the gate. Okay, and ordered, and ये रहा, and ordered the crowd, and ordered the crowd to let him in. ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा. देखो, और आप हमेशा ध्यान रखना कोई भी वर्ड ये ना हो कि आप मिस कर दो. कभी कभी इसमें होता है जैसे एंड मिस कर सकते हो आप, जो छोटे वर्ड्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं कभी कभी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो क्या आएगा इसका? he sprang to the crowd and ordered, he sprang to the gate and ordered the crowd to let him in. ठीक है, वो गेट को मतलब उसने बोला, क्राउड से बोला कि उसे अंदर जाने दो. अच्छा, ये तो हो गया हमारा ग्रामर सेक्शन. ग्रामर पोर्शन में बेसिकली ये 2 मार्क्स का और ये 3 मार्क्स का, तो बेसिकली 5 मार्क्स का हो गया. वो अब स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है वो कितना क्या देंगे. अब उसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन आता है. 2 क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास मेजरली राइटिंग सेक्शन से आते हैं जो हमें प्रैक्टिस करने होते हैं. अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं. एक तो आपके पास आ सकता है लेटर टू एडिटर. ठीक है, अब आप अगर इसके जो हम लिखवा रहे हैं उनके अलावा भी अगर आपके कोई और टॉपिक है तो आप हमें कमेंट्स में बताना. लेटर टू एडिटर आ सकता है, फिर नोटिस राइटिंग आ सकता है, फिर स्पीच आ सकता है. ठीक है, और उसके बाद और क्या आ सकता है? फिर फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर आ सकता है. बेसिकली फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर वही एप्लीकेशन हो गई फॉर्मल लेटर में, तो और ये सारी चीजें आ सकती हैं. ठीक है, इनके अलावा कुछ हो ना तो आप हमें बिल्कुल बताना, हम और भी ये चीजें करवा देंगे. तो अभी इस क्वेश्चन में क्या आया है हमारे पास? इस क्वेश्चन में आया है हमारे पास लेटर टू एडिटर. तो देखो हम पहले पढ़ते हैं. हाँ, as Sanjana, a resident of E101 Classic Apartments, Kodambakam, Chennai 600094, you are concerned about the increasing problem of plastic waste in school and public places. Write a letter to editor of the Hindu in about 120 to 150 words, highlighting the harmful effects of plastic waste and stressing the urgent need to promote a plastic-free environment. Suggest practical measures to address this इशू. तो देखो यहाँ पे हमारे पास इसको हम डिकोड कैसे करेंगे. सबसे पहले हमें आप लोगों को एक अपना जो आपको लेटर में एड्रेस लिखना है वो गिवन होगा. तो वो कैसे गिवन होगा? या तो आपको यहाँ गिवन होगा, और अगर नहीं दिया तो आप कुछ भी हाइपोथेटिकल एड्रेस लिख सकते हैं वहां पे. अगर अभी आप स्कूल में जो पेपर चेक होते हैं उसमें आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, पर आप जब बोर्ड्स के एग्जाम देते हैं तो आपको ये एडवाइस करा जाता है कि यू शुड नॉट राइट योर एग्जैक्ट एड्रेस. ओके, कुछ भी आप लिख सकते हैं पर अपना ना लिखें. उसके बाद सेकंड आपको यहाँ पे एक मेजर इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको किस न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए लिखना है. दूसरा आपको थर्ड जो आपको मेजर इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो होगी कि आपको किस बारे में लिखना है और कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आपको इंक्लूड करने हैं. तो क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चल गया कि हमें प्लास्टिक जो प्रॉब्लम है उस बारे में लिखना है, और बहुत जो हार्मफुल वेस्ट होता है हमें उस बारे में लिखना है. स्कूल और पब्लिक प्लेसेस पे हमें उसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताने हैं, हम कैसे अवेयर कर सके लोगों को वो भी बताना है. ये सारी चीजें हमें लिखनी है. ओके, तो देखो हम पहले स्टार्ट कर सकते हैं. देखो, जो बच्चों को फॉर्मेट नहीं पता हो वो एक बार देख लेना ध्यान से. अगर आपको इसकी फुल फ्लेज सेपरेटली वीडियो चाहिए तो हम वो भी दे देंगे. हमने देखो यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड लाई हुई है. तो इसका फॉर्मेट क्या होता है हम अभी थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस जो आपको स्टार्टिंग की लाइन में गिवन होगा ना, आपका एड्रेस जो आप बन के भेज रहे हैं वो आएगा. बेसिकली 3 लाइन में आ सकता है. तो जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं संजना, जो भी आपका नाम प्रोवाइडेड होगा वो. उसके बाद आप थोड़ा स्पेसिफिक एड्रेस, और उसके बाद आप अपना सिटी ये लिख सकते हैं. ठीक है, ठीक है. उसके बाद आती है हमारे पास डेट. सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ के आएगी हमारे पास डेट. बच्चे ट्राई करना थोड़ा समझने का, है ना. उसके बाद आती है हमारे पास डेट. उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि रिसीवर्स एड्रेस भी एक फॉर्मेट में होता है. सबसे पहले हम लिखते हैं द एडिटर. ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं द एडिटर. उसके बाद हम लिखते हैं
उस न्यूज़पेपर वाली जो कंपनी है, न्यूज़पेपर वाली जो कंपनी है उसका नाम, जैसे कि द हिंदू इसमें था, और उसके बाद उसका जो एड्रेस है वो, अब क्योंकि आप चेन्नई के हैं तो वो जो न्यूज़पेपर वाली कंपनी है वो भी चेन्नई में ही, मतलब उसका भी एक हेडक्वार्टर होगा वहां पे, या बेसिकली वहां पे भी उसका कोई क्वार्टर होगा, तो हमें वो लिखना है। और कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रोवाइडेड होता है कि वो जो न्यूज़पेपर वाली कंपनी है वो दिल्ली, मतलब यहाँ लिखा होगा कि द हिंदू और दिल्ली करके, तो वो लिख देना है कभी कभी। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो भी है। अच्छा, ठीक है, तो ये लिख दिया। उसके बाद हमने ये भी लिख दिया। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट का ये रूल होता है कि सब्जेक्ट आपको 4 to 5 मैक्सिमम 5 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हैं अर्जेंट नीड टू कंट्रोल प्लास्टिक वेस्ट, ऐसा ऐसा कुछ भी आप मतलब 4 to 5 वर्ड्स में सम अप करो अपने सब्जेक्ट को। उसके बाद आप यहाँ लिखोगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप लिखोगे सर या मैडम, वो आपको नहीं पता कौन है, एडिटर हैं कौन, तो आप सर/मैडम लिखेंगे। उसके बाद आपकी आती है यहाँ पे बॉडी। तो बॉडी 1 बेसिकली ये कुछ पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होती है। बॉडी 1 में आप लिखेंगे जो भी आप कंसर्न है, जिस सिचुएशन के लिए कंसर्निंग सिचुएशन लिखेंगे जो आपको एनवायरनमेंट में देखने को मिल रही है, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है उस टॉपिक को लेके वो आप लिखेंगे। कि तो आप बता सकते हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ये कचरा होता है, प्लास्टिक की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा ऐसा। आप जैसे कि सबसे ओके, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, वो आती है थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये जरूर से लिखना है। उसके बाद आप अपनी बॉडी पूरी लिखेंगे, जैसे कि आई विश टू ड्रॉ अटेंशन टू द इंक्रीजिंग यूज ऑफ प्लास्टिक, ऐसा ऐसा। सेकेंड बॉडी आप इंक्लूड करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर बॉडी 1 को ही आप थोड़ा बड़ा करें। सेकेंड बॉडी या थर्ड बॉडी आप लिखेंगे कंक्लूजन की बॉडी, जिसमें आप अपने कुछ प्रिवेंटिव मेजर दे रहे होंगे कि हम प्लास्टिक को कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल करने के या कुछ अवेयरनेस फैलाने के आप जो हैं व्यूज दे रहे होंगे। ओके, उसके बाद अच्छी जगह नहीं बची, चलो यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, लास्ट में आप एक लाइन लिखेंगे, आई होप योर न्यूज़पेपर विल हाईलाइट द इशू एंड एनकरेज पीपल और अवेयर पीपल। ठीक है, आपका न्यूज़पेपर इस इशू को हाईलाइट करे और या फिर इस आर्टिकल को पेपर में पब्लिश करे ताकि लोग अवेयर हो जाएं। और उसके बाद लिखेंगे आप यहाँ योर सिंसियरली, एंड उसके बाद आप अपना नाम लिख देंगे। समझ आ गया? तो ये हो गया हमारा लेटर टू एडिटर। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि स्पीच लिखनी होती है आपको। तो स्पीच में जैसे यहाँ पे हमें टॉपिक दे रखा है माई इंडिया माई प्राइड, और स्पीच में आपको ये हाईलाइटेड पॉइंट्स भी आ जाते हैं, तो आप इनको लेके भी कर सकते हैं। तो आप पहले स्टार्टिंग करिए। स्पीच में बेसिकली हम 2 या 3 पैराग्राफ्स में स्पीच को इनक्लोज करते हैं। तो स्टार्टिंग करिए, आप पहले अपना टॉपिक को एक्सप्लेन करें, उसके बाद उस टॉपिक को और एलैबोरेट करें, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको इंक्लूड करें। ऑल्सो अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए होते हैं ना, तो आप क्या करिए, जब आप ये हाईलाइटेड पॉइंट्स को अपने स्पीच में इंक्लूड कर रहे हैं तो आप उनको पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, थोड़े थोड़े सेंटेंसेस को, ताकि टीचर का ध्यान सिर्फ वहीं जाए। स्पीच में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आपको बहुत ज्यादा अपने सेंटेंसेस बहुत अच्छे भी लगते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते। तो बहुत ज्यादा जो इम्प्रोवाइज सेंटेंसेस हैं या फिर आपको लगता है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेंगे, उन्हें आप मतलब अंडरलाइन करिए। उससे टीचर और ज्यादा इंप्रेस होता है। टीचर फिर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ उतना पढ़ेगा जितना आपने अंडरलाइन कराया। ठीक है, ओके। नाउ सेक्शन सी, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन होता है, जिसमें पूरी की पूरी लिटरेचर आती है। यहाँ हमारे पास आ जाते हैं सीन पैसेजेस। 2 सीन पैसेजेस बेसिकली आते हैं, फाइनल एग्जाम में तो 2 ही आते हैं। मंथली या पीरियोडिक में पता नहीं है, कभी 1 भी आता है, कभी 2 भी आते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सीन पैसेज आया हुआ है, ये काशी यात्रा वाला जो चैप्टर था, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, उससे रिलेटेड चैप्टर है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, उन्हें चैप्टर पता होता है तो वो ये पढ़ते ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, व्हाई वाज द नरेटर सरप्राइज्ड बाय हर ग्रैंड मदर्स एक्शन, क्यों सरप्राइज हुई नरेटर उसकी ग्रैंड मदर के एक्शन से। और अब जिसने चैप्टर पढ़ा है उसे पता चल जाएगा कि वो किस एक्शन की बात कर रही है, जब ग्रैंड मदर ने अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर छुए थे। तो द ग्रैंड मदर टच्ड हर फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, ये इसलिए सरप्राइज हुई। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट डज द ग्रैंड मदर टचिंग द नरेटर्स फीट सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज करता है कि
रोल रिवर्सल ड्यू टू एजुकेशन एंड ग्रेटिट्यूड क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये थोड़े ब्लैंक चीजें थी। अच्छा, अच्छा ये हो चुका। ओके, नेक्स्ट है व्हाई डज द नरेटर से इट वाज नॉट करेक्ट? नरेटर ने क्यों बोला कि ये सही नहीं है? क्योंकि ये हमारे कल्चर या ट्रेडिशन के अगेंस्ट है, क्योंकि हमारा कल्चर क्या बताता है कि सिर्फ बड़ों के ही पैर छूने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द थीम एस्ट्रेक्ट? क्या बताता है कि पावर ऑफ एजुकेशन, रेस्पेक्ट फॉर लर्नर्स, के एजुकेशन की पावर सिंबलाइज होती है उस चैप्टर में। तो बहुत सारे लोगों का होता है कि वो सीन पैसेज को बिना पढ़े ही डायरेक्ट आंसर्स लिख देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि चैप्टर उन्हें अच्छे से पता है। पर आप जरा से भी डाइसी हो किसी क्वेश्चन में तो प्लीज आप एक बार वो गो थ्रू करें पैसेज। Okay, last question. The grandmother who had always been respected as an elder chooses to touch the feet of her granddaughter. This action goes against tradition norms. What does incident strongly suggested about relationship between education and social hierarchy? ये बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन है। मंथली एग्जाम में टीचर इग्नोर ही करते हैं ऐसे क्वेश्चंस देना, पर फाइनल एग्जाम में ही बहुत ज्यादा आ सकता है कि देखो ग्रैंड मदर ने उनके पैर छुए, तो वैसे पैर छूना हमें एल्डर्स के पैर छूने चाहिए, तो ये एक सोसाइटल नॉर्म्स में आता है। पर क्योंकि ग्रैंड मदर को उनका पर्सपेक्टिव ये था कि हम जो भी हमें ज्ञान देता है वो हमारा गुरु होता है और हमें गुरु के पैर छूने चाहिए, तो यहाँ पे एक एजुकेशन और सोशल हायरार्की देखने को मिलती है। सोशल हायरार्की क्या कि हमें अपने एल्डर्स के पैर छूने चाहिए, और एजुकेशन क्या कि जो भी हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है वो हमारा टीचर है, हमें उसके पैर छूने चाहिए। तो क्या रिलेशनशिप देखने को मिलती है यहाँ पे? तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि जो ग्रैंड मदर है वो एल्डर है, पर स्टिल उन्होंने क्या चूज करा? अपनी ग्रैंड डॉटर जो उन्हें सिखा रही है, जो उन्हें लर्निंग्स दे रही है, उनके पैर छूना। इट शोज दैट नॉलेज कैन अर्न रेस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ एज एंड पोजीशन। ये हमें दिखाता है कि जो हमारी नॉलेज होती है, जो हमारी एजुकेशन होती है, वो हमें रेस्पेक्ट दिलवाती है, चाहे आप फिर उम्र में या पोजीशन में या किसी में भी कितने भी छोटे हैं या बड़े हों। तो ये रिलेशनशिप हमें सोशल हायरार्की और एजुकेशन में दिखी है। ओके, ये हमारा फिर आता है सेकंड पैसेज या फिर कोई भी और दो पैसेज आते हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पोम्स में से ही कोई स्ट्रेंजा होता है उसके आते हैं। तो गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हेयर, मैनी अ सेज हैज साइंटिफाइड दिस लैंड। तो ये आपको पता चल जाएगा 2 लाइन पढ़ के कि कौन से पोम से आया है। तो ये भारत आयरलैंड से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने अच्छे से पोम पढ़ी है, तो गैलेंट का मतलब क्या होता है? तो गैलेंट का मतलब ब्रेव और करेज होता है। उसके बाद द फ्रेज साइंटिफाइड दिस लैंड सजेस्टेड दैट सेजेस हैव, तो इसका मतलब क्या है? सेजेस ने क्या करा है? मेड द लैंड वेल्दी या मेड द लैंड हॉली? मेड द लैंड हॉली, उन्होंने पवित्र बनाई है वो जगह। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ एक्सट्रैक्ट? क्या है इस एक्सट्रैक्ट की जो टोन है वो क्या है? प्राउड एंड अप्रिशिएटिव। क्या हम अप्रिशिएट कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने आजादी के लिए या भारत को इतना वो बनाने के लिए, होली लैंड बनाने के लिए इतना सेक्रीफाइस करा है। अच्छा, द पोएट एक्सप्रेसेस अ सेंस ऑफ प्राइड अबाउट द लैंड। पोएट ने क्या एक्सप्रेस करा है? प्राइड या डाउट? उन्हें लैंड पे डाउट है या गर्व है? तो उन्हें प्राइड है। आइडेंटिफाई लिटरेरी डिवाइस। अच्छा, यहाँ पे आ सकते हैं आपके लिटरेरी डिवाइस जो आप पढ़ते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड प्रोवाइड द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। कौन सी हमारे यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज हो रही है? द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हेयर। डिवाइनेस्ट म्यूजिक, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेलिबरेट एग्जरेशन है कि जैसे हमने एग्जरेट करके बताया है बहुत ज्यादा कि बहुत डिवाइन म्यूजिक यहाँ पे सुना गया है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? हाइपरबोल आ जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपने पोएटिक डिवाइसेस नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ना। हाइपरबोल यहाँ पे है कि जब भी हम किसी भी चीज को एग्जेजरेट करके बताते हैं तो वो हाइपरबोल की कैटेगरी में आता है। अच्छा, लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें आंसर्स करने होते हैं। अब देखो, इसमें कोई भी 4 करने हैं हमें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे चूज करते हैं। तो व्हाई डिड द ग्रैंडमदर हेजिटेट टू आस्क अदर्स टू रीड द स्टोरी टू हर व्हेन द नरेटर वाज अवे? कि ग्रैंडमदर ने क्यों
दूसरों से स्टोरी सुनने में हेजिटेट करा। हाउ डज द स्टोरी, तो क्यों करा? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सबको लगेगा कि इन्हें इतना भी नहीं आता। ओके उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन, फिर ये आप एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में, देखो ये सारे क्वेश्चंस हम करा चुके हैं, इसलिए अभी भी जल्दी थोड़ा कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको फिर चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे फिर इंडिया के कल्चर के बारे में क्वेश्चन है, वो हाउ डू द रेफरेंस सेजेस, तो जो चैप्टर आपके सिलेबस में है उनसे ही रिलेटेड पूरा का पूरा ये क्वेश्चन जो है बनने वाला है। तो आप वो जो चैप्टर्स आ रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से करिएगा। तो देखो ये हमारा पूरा का पूरा पेपर था, जिससे हमें थोड़ा आइडिया लग सकता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हम आपको पहले ये एडवाइस करेंगे कि आप जब वीडियो देखें तो आप पहले आंसर्स पे मत जाइए, आप पहले खुद ही आंसर या तो लिखने की कोशिश करिए, अपने दिमाग में सोच लीजिए हाँ इसका आंसर ये होगा, उसके बाद आप आंसर देखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जितना भी मतलब जैसे जैसे आपका सिलेबस होता जाए ना, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, सॉरी आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, बिकॉज क्योंकि हमें अनसीन पैसेज का नहीं पता होता कितना क्या लेंदी कैसा आने वाला है, तो फाइनल एग्जाम्स में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके सो आई होप आपको ये जो आज की जो सीरीज थी क्वेश्चन पेपर वाली वो समझ आई होगी, ये जो वाला जो वीडियो है। और अगर आपको ऐसी ही सीरीज चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, जो टॉपिक अभी हमने मिस कराया अगर इस वीडियो में, तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं कि ये टॉपिक भी आप इंक्लूड कर दीजिए, तो हम शॉर्ट इंक्लूड करेंगे वो टॉपिक भी। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।